वेलकम बैक फ्रेंड्स। ज्ञान उपार्जन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने साउंड चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया और आज साउंड से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को नहीं देखा है, साउंड का चारों पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप आई बटन पे भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट हैं जो बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए ही, बिना बेसिक को समझे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत आने लगती है। तो पहले आप वीडियो को देखें, उसके कॉन्सेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझ लें और तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, आप क्वेश्चन को पूरी सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एकॉस्टिक विज्ञान क्या है। एकॉस्टिक साइंस, एकॉस्टिक साइंस किससे संबंधित है? पहला, प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित और धातु विज्ञान से संबंधित। तो ये ध्वनि से संबंधित है। आप लोग खुद से भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, ध्रुवीकृत होती है, विद्युत चुंबकीय होती है और इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये एक मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे हैं और इन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। और अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए किसी न किसी ये माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसमें तो ध्रुवन होती ही नहीं, तो ये ऐसा ही गलत। विद्युत चुंबकीय जितने भी है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आएंगे। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य के साथ साथ कुछ माध्यमों में अनुप्रस्थ भी होती है। हाँ, ये हम लोग समझेंगे कि ये अनुप्रस्थ के साथ साथ अनुदैर्घ्य कैसे होती है। अगर ये क्वेश्चन में ये दे कि ये सिर्फ अनुदैर्घ्य है तो सिर्फ हम लोग अनुदैर्घ्य पर मारेंगे, टिक करेंगे। लेकिन अगर अनुदैर्घ्य के साथ साथ अनुप्रस्थ दे दे ऑप्शन में और तब और ऑप्शन में ए और बी दोनों दे तो हम लोग दोनों मारेंगे। कैसे कि ध्वनि तरंगे जो है वो जितने भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वो किसी के माध्यम से अंदर होकर चलती है। तो ये क्या है कि ठोस में, द्रव्य में और गैस में। तो हम लोग ठोस में देखते हैं क्या करते हैं, जब किसी को हिट करते हैं तो उसमें एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, तो हम लोग कंपन सुनते हैं। तो जो उसके अंदर वेव चल रही है वो अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। हम लोग किसी लिक्विड में देखते हैं कि जब किसी अंदर में जब बोलते हैं तो आवाज को भी सुन लेते हैं, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। गैस में चल रहे हैं तो गैस, जैसे कि हवा में कोई भी हम लोग बोले और हवा जब माध्यम है तो दूसरे लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे वो अनुदैर्घ्य है। लेकिन जब सॉलिड के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे ये तरंगे चलती है तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती है। जैसे ये ध्वनि तरंगे लिक्विड के भी सरफेस पे चल लेती है और जो सॉलिड के ऊपर में चलती है, तो ये इस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती है। अर्थात ध्वनि अनुदैर्घ्य के साथ साथ अनुप्रस्थ भी है। तो ज्यादातर 3 कंडीशनों में हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जब अंदर की बात करें तो वहां पे ये अनुदैर्घ्य है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जब सरफेस पे बात करें, जब सॉलिड के सरफेस पे और लिक्विड के सरफेस पे, तो वहां पे ये ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात तथा सॉलिड में ध्वनि की गति हो तो इनमें से कौन सा सही है? VA लेस देन VW लेस देन VS, VS लेस देन VW लेस देन VA, VW लेस देन VA लेस देन VS, VS लेस देन VA लेस देन VW। बताएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो एयर हवा में है, यहाँ वाटर जल में है और यहाँ इस्पात मतलब सॉलिड में है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम जल में और उससे कम हवा में। तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
अनुरणन काल रिवर्बरेशन हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो अनुरणन काल है और हॉल के आयतन के बीच का जो रिलेशन है वो सबीन के द्वारा, सबीन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। यहाँ डॉपलर के द्वारा नहीं, न्यूटन के द्वारा नहीं, लाप्लास उनके स्पीड, न्यूटन और लाप्लास के द्वारा स्पीड के बारे में बताया गया था। डॉपलर के बारे में आप जब रिलेटिव मोशन होता है दो ऑब्जेक्ट के बारे में जो दोनों चल रहे हों, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, तो वहां जो फ्रीक्वेंसी में एक चेंजिंग आता है तो वो डॉपलर इफेक्ट में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ सबीन के द्वारा जो साइंटिस्ट थे अनुरणन काल और हॉल के आयतन के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया था। इन्होंने ही बताया था कि यदि किसी हॉल का जो अनुरणन काल है अगर 0.8 से अगर ज्यादा हो जाए तो वहां ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती है, और गुंजनहीन हॉल का जो अनुरणन काल रिवर्बरेशन टाइम पीरियड होता है वो 0 होता है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जो अनुरणन काल डेड हॉल का होता है वो 0 होता है, और स्पष्ट सुनने के लिए जो किसी भी हॉल का रिवर्बरेशन टाइम पीरियड होना चाहिए वो लेस देन 0.8 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यहाँ है 920 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। हम लोग सभी जानते हैं कि 330 या 332 मीटर पर सेकेंड हवा में इसकी मानी गई है, और हम लोग इसे कैलकुलेशन के समय 330 मीटर पर सेकेंड भी लेते हैं। इसी को जब हम लोग मील प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो ये 760 मील प्रति घंटा आता है। अर्थात हम लोग याद रखेंगे मील प्रति घंटा में भी कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 56 फीट, 56 फीट, दूसरा 65 फीट, 165 फीट, और इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि जब प्रतिध्वनि सुनना हो तो जो ऑब्जर्वर है और जो परावर्तक सतह है उनके बीच एक डिस्टेंस होनी चाहिए, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था कि कैसे ये 16.5 मीटर आया था। तो ये ही 16.5 मीटर अर्थात 17 मीटर को ही ये 56 फीट में कन्वर्ट करने पे फीट आता है। तो जो परावर्तक सतह है और जो ऑब्जर्वर है उन दोनों के बीच में कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो 56 फीट या 17 मीटर के लगभग होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रभाव और ऊष्मागतिकी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो बिग बैंग थ्योरी है इसके जो बताया गया था कि ब्रह्मांड जो है एडविन हब्बल के द्वारा बताया गया था कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये किस पे आधारित है? तो ये बताया गया था कि डॉपलर इफेक्ट पे, कि प्रकाश में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, और इससे ये बताया गया कि कौन से तारा हमसे दूर जा रहे हैं या कौन से तारा पृथ्वी के करीब आ रहे हैं, उसके रेड शिफ्टिंग अवरक्त विस्थापन को हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, कि कैसे जब कोई भी तारा हमारे पृथ्वी के समीप आती है तो उसकी आवृत्ति बढ़ने लगती है, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो उसका तरंगदैर्घ्य घटने लगता है। और हम लोगों ने लाइट स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो बैगनी किरणों की होती है, वायलेट रे की। तो वो बैगनी किरणों की ओर शिफ्ट हो जाती है और वो बैगनी कलर में दिखने लगती है, और जब वो हमसे दूर जाती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, अर्थात उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएंगी। और जो विजुअल रे के स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो रेड कलर की।
तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो हम लोग से अगर वो दूर जा रही है तो उसका जो कलर है वो किस तरह से शिफ्ट होगा, लाल रंग की तरफ। तो इस तरह से किसी कोई भी तारा, ग्रह, गैलेक्सी जो हम लोग के पृथ्वी की ओर आ रही है या हमारी पृथ्वी से दूर जा रही है, तो उसके बारे में बताया गया था डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान, ऊर्जा, विभवांतर और इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान, मास, ऊर्जा, एनर्जी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस और नन ऑफ दिस। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो पढ़े थे कि ध्वनि एक कंपन है, किसी चीज को अगर हिट करते हैं तो उससे ये उत्पन्न होता है, ये सेंसेशन है एक तरह का। तो ये एक ऊर्जा है जो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है बिना कण के। कण अपना स्थान से गति नहीं करते, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और वो ऊर्जा का क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है। अर्थात ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करती है। 10वें क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या क्या होती है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वायु, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, गैस में है। तो गैस में हम लोग पढ़े थे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसमें उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ वायु मान लेते हैं कि O2 है और हाइड्रोजन H2 और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 × 2 कितना हो गया, 32। हाइड्रोजन का क्या हो गया कि 2 × 1 तो 2 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में 12 + 16 × 2 तो ये कितना हो गया, 12 + 32 तो ये 44। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम है, अर्थात हाइड्रोजन में इसका सबसे ज्यादा होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1269 मीटर प्रति सेकंड है। और उसके बाद देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का है उसके बाद ऑक्सीजन का है, तो उसमें ऑक्सीजन का हम लोग देख रहे हैं वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे कम है। यहाँ हम लोग ध्वनि की चाल में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग गैस में देख ले। यहाँ पे जल की भी देख रहे हैं कि जल में देख रहे हैं कि जहाँ घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसमें उसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पारा 1450 मीटर प्रति सेकंड है, जल 1493 और जल से ज्यादा घनत्व समुद्री जल का होता है, तो यहाँ 1533 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने सॉलिड की बात किया था तो कि जिस माध्यम की ज्यादा प्रत्यास्था होती थी तो वहां पे सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल हो जाती थी। तो लोहा हम लोग देख रहे हैं कि 5130 मीटर प्रति सेकंड है, कांच 5640 मीटर प्रति सेकंड और एल्यूमिनियम 6430 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात लोहा से ज्यादा जो प्रत्यास्था है वो एल्यूमिनियम की है, उससे भी ज्यादा प्रत्यास्था स्टील की हो जाती है, तो स्टील में ध्वनि की चाल और बढ़ जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि ध्वनि के स्रोत और तीव्रता के बारे में। ऐसे तो जो हम लोग जनरली बात करते हैं वो 30 से 40 या हम लोग 50 डेसिबल की भी बोल सकते हैं, लेकिन जो कॉमन बातचीत जो होती है वो 30 से 40 डेसिबल में होती है। WHO के द्वारा जो ये मानक तय किया गया है कि मनुष्य के लिए जो सबसे अच्छा होगा वो 45 डेसिबल में जो बातचीत करना वो सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन जो साधारण बातचीत होती है वो 30 से 40 डेसिबल में होती है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही धीरे अर्थात उसको फुसफुसाहट में बोलेंगे कि वो बगल वाले को भी ना सुने, तो उस केस में वो 30 से भी कम में बात करते हैं, वो 25 से 30 कर सकते हैं। तो वो जो सिंपल होती है एकदम धीरे धीरे बात करना। और जोर से बातचीत करना अर्थात जोर जोर से बातचीत करना, एकदम गुस्सा में जो बातचीत करते हैं वो 50 से 60 डेसिबल में बोलते हैं। अगर सोए हुए मनुष्य को 50 से 60 डेसिबल में बोला जाए तो वो अचानक से उठ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जो ये सब की जो चलने की आवाज होती है तो उससे जो ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है वो 90 से 100 डेसिबल के करीब करीब होता है। कुछ कुछ में 100 डेसिबल से भी ज्यादा हो जाता है, 110 डेसिबल भी बढ़कर हो जाता है।
ऑर्केस्ट्रा जो डीजे बजती है वो 100 से 110 डेसिबल के बीच में उसकी तीव्रता होती है। जेट विमान तो 140 से 150 डेसिबल और मिसाइल ये 180 डेसिबल तक के हो जाती है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहेंगे अगर वो कंटिन्यू वहां पे रहे उस तरह के ध्वनि साउंड वो पागल हो जाएंगे, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोगों ने बात किया कि WHO के द्वारा जो सबसे अच्छा बताया गया वो 45 डेसिबल की तीव्रता में अगर बातचीत होती है तो वो सबसे बेहतर माना गया है। 75 डेसिबल से अगर ऊपर में ध्वनि की जो तीव्रता होती है अगर उसके बीच में हम लोग रहते हैं या लोग रहते हैं हो सकता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पागल नहीं अर्थात वो बहरे हो सकते हैं अगर कंटिन्यू वो वही स्थिति में रहे, अर्थात उससे ऊपर की 85 या 85 से ऊपर 90 डेसिबल हो गए तो जो ध्वनि की तीव्रता की ये रेंज है 75 और अबव, तो अगर इसमें कंटिन्यू लोग रहते हैं तो उनकी स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगर 85 और 90 जहां 90 का डेसिबल का शोरगुल है तो अगर वहां कंटिन्यू रहते हैं तो वो बहरा भी हो सकते हैं। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 130 डेसिबल की ध्वनि को वो सुन सकता है और अगर उससे ज्यादा डेसिबल तीव्रता की साउंड हो 150 डेसिबल में वो पागल हो सकता है या वो उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हम लोग ने देखा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये पटरी है और यहाँ पे कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपना कान लगाकर यहाँ पे सुन रहा है। तो क्या होता है कि जब ये अपने हाथ से हथौड़े से जब ये पटरी को पीटता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर जब रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था और एक लड़का कोई दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। तो ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसे 2 आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे 2 माध्यम हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे है ये व्यक्ति यहाँ पे अपना कान लगाकर सुन रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक तो कि यहाँ जो ये आयरन है, ये आयरन तो इसके थ्रू होते हुए साउंड यहाँ तक इसके कानों तक पहुंच रहा है ये लोहे के द्वारा, तो ये एक माध्यम का काम कर रहा है। और दूसरा हवा के द्वारा यहाँ तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो लोहे में ध्वनि की चाल है, सॉलिड है, तो लोहे में ध्वनि की चाल हवा में ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी। तो पहले ये ध्वनि सुनाई देगी फिर ये सुनाई देगी। अगर ये पीटा आवाज ठक फिर ठक, मतलब इस तरह से सुनाई देगी। तो उसे क्या हो रहा है कि जो वहां पे अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग हो जाने की वजह से उसे 2 बार ध्वनि सुनाई दिया जा रहा है। एक बार ये लोहे के द्वारा जो ध्वनि जो वहां पे पहुंच रही है और एक हवा के द्वारा। अतः यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये माध्यम पे निर्भर कर रहा है, तो इस जो लोहे में ध्वनि की चाल हवा में ध्वनि की चाल से तेज होने के कारण उसे 2 बार आवाज सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो रिकॉल करें कि जब हम लोग ध्वनि चैप्टर में डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि जब कोई जो सोर्स है, जो ध्वनि प्रोड्यूसिंग सोर्स है, जब वो एक ऑब्जर्वर की ओर आता है या उससे दूर जाता है या दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो क्या होता है कि जो उनकी एक फ्रीक्वेंसी में जो वास्तविक फ्रीक्वेंसी है उस वास्तविक फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी उन्हें सुनाई देती है, एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, या तो बढ़ा हुआ या कमा हुआ। जब वो एक दूसरे की ओर आएंगे तो उन्हें बढ़ा हुआ सुनाई देगा, वास्तविक फ्रीक्वेंसी से वास्तविक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति सुनाई देती है। जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वास्तविक आवृत्ति से कम आवृत्ति की उन्हें सुनाई देती है।
तो ये डॉपलर, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। या हम लोग और भी इसका एग्जाम्पल देखे थे कि जो कोई भी जो सुराही है, अगर हम लोग नल के नीचे रख देते हैं तो उसमें जो पानी भरता है तो उसमें अलग अलग साउंड आता है। तो ये भी डॉपलर इफेक्ट के प्रभाव के ही कारण ऐसा होता है कि जैसे जैसे पानी जो भरते जाता है तो उसकी जो आवाज की जो आवृत्ति है वो अलग सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि WHO के अनुसार एक नगर के सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 45 डेसिबल जो है WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य के लिए सबसे मानक माना गया है, वो सबसे अच्छा ध्वनि का स्तर है, मतलब ध्वनि की तीव्रता है। तो यहाँ पे हम लोग 45 डेसिबल रखेंगे। WHO के अनुसार जो ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो 45 डेसिबल मतलब सबसे अच्छा है। अगर इससे ज्यादा का होगा जैसे 55 डेसिबल तो मतलब ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, पराश्रव्य तरंगों के बारे में क्या सही है। तो हम लोग पराश्रव्य तरंगों के बारे में पढ़े थे कि हम लोग ध्वनि को दो तरह से बांटे थे, एक फ्रीक्वेंसी के आधार पर और दूसरा स्पीड के आधार पर। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 भागों में बांटे थे कि जब वैसे साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे की है और उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोल रहे थे, अब श्रव्य तरंग। और जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में था वो श्रव्य तरंग थी जो हम लोग सुनते हैं। और जो 20 किलो हर्ट्ज से अगर जो ज्यादा का साउंड होता है उसे पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते थे। तो इस तरह से इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक को हम लोग डिवाइड किए थे। तो इसके भी अलग अलग एग्जाम्पल थे कि जो इंफ्रासोनिक थे उसे सिर्फ कुछ जानवर सुन सकते थे, जैसे कि गैंडा है या और भी कुछ जानवर, हाथी हैं, इन्हें भी सुन सकते थे। जब भूकंप आने के पहले कुछ इस तरह का वेव, इंफ्रासोनिक वेव आते हैं तो जानवर सुनकर पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ऑडिबल रेंज है जो हम लोग सुन सकते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक वेव है, पराश्रव्य तरंग, इसे भी हम लोग नहीं सुन सकते, इसे भी कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कि हो गया कुत्ता हो गया या डॉल्फिन हो गया या बैट, चमगादड़ हो गया। तो ये सब अल्ट्रासोनिक वेव को वो सुन पाते हैं और उसी से वो अपना शिकार भी करते हैं। हम लोग सुनते हैं कि चमगादड़ जो है अपना शिकार कैसे करते हैं, रात के समय वो कैसे उड़ पाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही छोड़ते हैं और जैसे ही बाधा से वो जब टकरा कर आती है तो उससे अपने मार्ग में बाधा को वो पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में, तो पराश्रव्य तरंगों के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि इसे कपड़े की, जो महंगे कपड़े होते हैं उसकी सफाई की जाती है। घड़ी के जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं जिसे कि ऐसे आसानी से सफाई नहीं किया सकते, उसे सफाई की जाती है। पराश्रव्य तरंगों का यूज करके सोनार जो है वो अपने रास्ता में आए बाधा को, उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन सब कुछ पता कर लेते हैं। तो ये सभी जो है वो पराश्रव्य तरंगों का यूज है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कीड़े को नष्ट कर सकती है। तो पराश्रव्य तरंगों में हम लोग ने पढ़ा था कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों के से धूल हटाकर साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सभी सही है। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य पहले शुरू होते हैं और दृश्य कुछ देर से। दृश्य पहले शुरू होते हैं और श्रव्य बाद में, और इनमें से कोई नहीं। तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो उसे इस तरह से बनाया गया कि वो दोनों एक साथ शुरू होते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य और दृश्य एक साथ शुरू होते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है, हम लोगों ने सुना है कि जब बिजली कड़कती है तो वहां पे पहले हम लोग कड़कने की जो आवाज है वो बाद में सुनते हैं और उसकी चमक पहले ही देखते हैं। तो ये ध्वनि की चाल और प्रकाश के चाल के अंतर के कारण होता है। हम लोग जानते हैं
कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ही ज्यादा है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जैसा कि हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ा था कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग साथ जो थे वो सभी का प्रकाश के चाल के लगभग बराबर चलते हैं। और ध्वनि की चाल हवा में 330 या 32 मीटर प्रति सेकेंड मानते हैं, तो इसके कारण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्वरित यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितना होगा। स्वरित यंत्र मतलब कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है। एक स्वरित यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितना है। 1.11 मीटर, 0.56 मीटर, 1.29 मीटर और 0.89 मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है, तो यही आवृत्ति कहलाती है कि जो 1 सेकेंड में दोलन की संख्या होती है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 256 साइकिल पर सेकेंड, या उसी को हर्ट्ज हम लोग ले लेते हैं। और जो ध्वनि का वेग है वो दे दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहां से क्या जानते हैं, v = n लेमडा, और यहां से तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है तो तरंग दैर्घ्य = ध्वनि का वेग बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ध्वनि का वेग पता है 330 और ये 256, यहां से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो यही हम लोग 1.29 मीटर के लगभग ये आ जाएगा, 1.29 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि रडार से वायुयान तक रेडियो तरंग को आने जाने में 10⁻³ सेकेंड का समय लगता है तो वायुयान की दूरी क्या है। क्या कह रहा है कि मान लिया जाए यहाँ कोई स्टेशन है, रडार स्टेशन है, और ये कोई वायुयान जा रहा है। तो ये यदि रडार से वायुयान तक रेडियो तरंग को आने जाने में, और यहां से कोई भी रेडियो तरंग छोड़ा गया तो यहां से रेडियो तरंग के जाने और आने में जो समय लग रहा है वो 10⁻³ सेकेंड है, तो वायुयान की दूरी कितनी होगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, v = n लेमडा, या जो चाल होता है चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो यहां से हम लोग को दूरी ज्ञात करना है तो दूरी = क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो जो चाल है यहाँ रेडियो तरंग की बात की जा रही है, तो रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो समय है वो समय आने, ये जाने और आने में कितना लग रहा है, 10⁻³ तो ये बेस दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा 10⁸ में से 3 तो 5 बच जाएगा, मतलब 3 पर 1 2 3 4 5। अब डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, तो यहां से ध्वनि तरंग को छोड़ा गया तो यहां तक ये आया और फिर यहां से वापस आया, मतलब अगर ये d लिया जाए तो ये 2 बार तय कर रहा, तो ये 2d हो जाएगा। तो 2d = इतना आ गया, तो यहां से कैंसिल कर देंगे, 15 × 2 = 30, मतलब ये 150 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। नेक्स्ट देख रहे हैं कि पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे हाइपरसोनिक वेव से जब कोई विमान उड़ता है तो वो एक शॉक वेव छोड़ता है, और जो विमान की जो चाल होती है वो मोर देन कितना हो जाता है, 5 मैक। तो यहाँ पे भी उसी की बात किया जा रहा है कि पाराध्वनिक जेट के विमान के उड़ने के कारण क्या होगा। तो हवा में प्रदूषण होगा, नेत्र रोग होगा, ओजोन लेयर में बाधा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है कि जब ये जेट विमान उड़ती है तो उसके इंजन में जो फ्यूल जो उसमें होता है, जो जलता है,
तो उससे NO2 की जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बाहर में निकलते हैं, जो क्या करता है ओजोन लेयर में बाधा पहुंचाता है। तो जो पाराध्वनिक जेट की जो उड़ान है उसके कारण क्या होगा, तो ओजोन लेयर में बाधा भी होगा। अब हम लोग यहां से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक जेट वायुयान 2 मैक की वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो वायुयान की चाल ही ज्ञात करनी है। तो देखते हैं वायुयान की चाल। तो हम लोगों ने मैक संख्या के बारे में पढ़ा था कि मैक संख्या क्या होता है। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल बता उसी माध्यम में ध्वनि की चाल की रेशियो को मैक संख्या कहते हैं। और यही मैक संख्या अगर 1 के बराबर हो तो जब 1 से कम हो तो सबसोनिक, जब 1 से ज्यादा हो जाता है तो सुपरसोनिक, और जब मोर देन 5 हो जाता है तो हाइपरसोनिक हो जाता है। यहाँ पे बताया गया कि मैक संख्या कितना दे दिया गया है 2, और यहाँ पे वस्तु की चाल अर्थात वायुयान की चाल निकालना है, और ध्वनि की चाल बता दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे v का जो हो जाएगा वायुयान की चाल 332 इंटू 2 अर्थात 664 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर की गुणात्मकता। स्वर की गुणात्मकता जो है कोई भी जो हम लोग सॉन्ग बोलते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है। ये उच्चता के साथ घट जाती है अर्थात जोर से बोलने पे, अर्थात जो जोर से बोलने पे जो उनकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी। सुर के रूप में सीधे बदल जाएगी, मतलब वो एक लय में आ जाएगी। विद्यमान अधि स्वर पर निर्भर करती है, ओवरटोन पे निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है कि जब कोई सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड पर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो भी हम लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये किनके द्वारा बोला गया हो, अपने परिचितों के आवाज को पहचान ले, क्वालिटी के ही बेस पे हम लोग पहचान करते हैं। तो ये क्वालिटी में कैसे हम लोग पहचान करते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। तो जब हम लोग कोई भी साउंड को जब बोलते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फ्रिक्वेंसी होते हैं, अर्थात नोट के साथ साथ उसमें हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और हम लोगों ने जब देखा था कि हार्मोनिक्स में भी बहुत सारे हार्मोनिक के अलावा उसमें ओवरटोन भी प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो हार्मोनिक्स है और ओवरटोन के जो क्रम होते हैं, उसके जो संख्या होती है, उसी के आधार पर हम लोग उसकी पहचान कर लेते हैं। सेम साउंड को सेम फ्रीक्वेंसी के साथ भी जो साउंड को बोला जाता है उसे भी हम लोग पहचान कर लेते हैं। तो ये विद्यमान अधि स्वर पर निर्भर करती है। जो स्वर की जो क्वालिटी है वो विद्यमान अधि स्वर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं। तो ये देखा गया है कि जब दिन के समय में जब हम लोग बोलते हैं तो हमसे कुछ दूर पर खड़े व्यक्ति को आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मुंह के सामने हथेली को इस प्रकार से रखते हैं जिससे हमें प्रतीत होता है कि वो साउंड दूर तक के जा रहा हो। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ध्वनि को एक दिशा प्रदान किया जाए। हम लोगों ने जब साउंड पढ़ा था, साउंड का अपवर्तन पढ़ा, तो उसमें देखा था कि जो ध्वनि में भी परावर्तन और अपवर्तन होते हैं, जिसके कारण हम लोग ध्वनि को सुन पाते हैं। दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट सुनते हैं, तो वो ध्वनि के अपवर्तन के ही कारण होता है। क्योंकि ध्वनि के दिन में क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो लेयर होती है, जो धरातल होती है, वो गर्म होने के कारण वहां की जो वायु गर्म हो जाती है और वो विरल माध्यम का काम करने लगता है। उसके ऊपर वाले हवा ठंडा होने के कारण वो सघन माध्यम का काम करता है। और जब हवा की जो ध्वनि की तरंग है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल की अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात वो जो
पृथ्वी की जो धरातल उससे दूर जाने लगती है, इसलिए दिन में वो कम सुनते हैं। और रात्रि में जब इसके जस्ट उल्टा होता है कि पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है और वहां की हवा भी ठंडी हो जाती है और वो सघन माध्यम का काम करने लगते हैं, अर्थात टेंसर मीडियम का। और उसके ऊपर वाले जो हवा है वो उसके अपेक्षा गर्म रहते हैं, अर्थात वो विरल माध्यम का काम करते हैं। तो जब ध्वनि जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटने लगती है, अर्थात वो वापस धरातल पे आने लगती है, जिससे जो ध्वनि है वो स्पष्ट और अधिक दूरी तक के सुनाई पड़ती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब कोई दो साउंड को बजाया जाता है तो कभी कभी वो अचानक से तेज सुनाई देता है या कभी कभी सुनाई ही नहीं देता है। वो ध्वनि के व्यतिकरण के कारण होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जब दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर आती है तो उसका जो ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। और जब कभी वो सेम फेज में सेम कलाओं में आती है तो वहां पे ध्वनि की आवृत्ति तेज हो जाती है। और जब दोनों अपोजिट फेज में आते हैं तो वहां पे ध्वनि की जब अपोजिट कलाओं में आती है, अपोजिट फेज में आते हैं तो वहां ध्वनि कभी कभी सुनाई ही नहीं देता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि बड़े बड़े जगहों, बड़े बड़े समुद्र में एक लाइट घर बनाए जाते हैं जहां सायरन से वायुयान को ध्वनि तरंग भेजा जाता है। और कभी कभी वो ऐसे नीरव क्षेत्र में चले जाते हैं जहां उन्हें ये ध्वनि सुनाई ही नहीं देती। तो यही ध्वनि का व्यतिकरण के ही कारण ये होता है। अब हम लोगों ने लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन छूटते हैं तो उसे आप लोग अपने से खुद से भी देखें। और अगर जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर ये क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो स्कोर आता है उसे जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आगे हम लोग प्रकाश चैप्टर में प्रवेश करेंगे और अगले क्लास में हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।